सोचिए कि आप एक बिजनेस चलाते हैं। आप कानून के हिसाब से माल खरीदते हैं और अपने सप्लायर को उस पर जो जीएसटी लगता है वो भी चुका देते हैं। पूरी ईमानदारी से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर आपका सप्लायर वो टैक्स सरकार के पास जमा ही ना करे, मतलब अपनी जेब में रख ले, और फिर टैक्स डिपार्टमेंट उस धोखेबाज सप्लायर को पकड़ने के बजाय आपसे, मतलब खरीदार से, वही टैक्स दोबारा मांगे। ब्याज और जुर्माने के साथ। हाँ, ये सुनने में ही कितना बेतुका लगता है ना? बेतुका ही नहीं, कई व्यापारियों के लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा है। हाँ? एक ऐसी सिचुएशन जहां आपकी कोई गलती नहीं, आपने हर नियम का पालन किया है, फिर भी आप ही कटघरे में खड़े हैं। और आज हम इसी बुरे सपने की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास त्रिपुरा हाईकोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। जी, MS साहिल एंटरप्राइजेज बनाम भारत सरकार का मामला। और इसके केंद्र में है जीएसटी कानून की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही, क्या कहते हैं, शक्तिशाली धारा, सेक्शन 16(2)(c। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि जब कानून और इंसाफ आमने सामने आ जाएं, तो रास्ता कैसे निकलता है। और क्या न्यायपालिका एक ऐसे कानून को जो ईमानदार लोगों को सजा देता हुआ दिखे, सही रास्ते पर ला सकती है? चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कौन है ये साहिल एंटरप्राइजेस? साहिल एंटरप्राइजेज त्रिपुरा की एक कंपनी है। ये लोग रबर उत्पादों का व्यापार करते हैं। अच्छा। उन्होंने MS सेंटोडे नाम के एक सप्लायर से जुलाई 2017 से जनवरी 2019 के बीच में माल खरीदा। ठीक है। और हर खरीद पर, जैसा कानून कहता है, उन्होंने अपने सप्लायर को GST का पूरा पेमेंट किया। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। कितनी थी? कुल मिलाकर 1,11,60,830 रुपए का GST उन्होंने सप्लायर को दिया। 1 करोड़ से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी रकम है एक बिजनेस के लिए, जो टैक्स वो पहले ही दे चुका है उसे दोबारा भरना, वो भी ब्याज के साथ। ये तो किसी भी कंपनी की कमर तोड़ सकता है। तो यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, एक सामान्य बिजनेस लेन देन। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब सामने आई जब GST अधिकारियों की जांच शुरू हुई। उनकी जांच में पता चला कि जो सप्लायर था, सेंटोडे, वो एक धोखेबाज था। ओहो। उसने साहिल एंटरप्राइजेज और अपने कई दूसरे ग्राहकों से टैक्स तो ले लिया, लेकिन उसे सरकारी खजाने में जमा ही नहीं किया। वो सारा पैसा लेके बैठ गया। एक मिनट, मुझे ये थोड़ा समझाइए। जीएसटी तो एक पूरा डिजिटल सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। कोई बस ऐसे ही टैक्स लेके गायब कैसे हो सकता है? उसने सिस्टम का ही बड़ी चालाकी से फायदा उठाया। देखिए, GST में 2 मुख्य रिटर्न होते हैं, GSTR-1 और GSTR-3B। GSTR-1 भरने का मतलब है दुनिया को यह बताना कि हाँ, मैंने साहिल एंटरप्राइजेज को माल बेचा है। जैसे ही सप्लायर ने ये किया, साहिल के ऑनलाइन पोर्टल में 1.11 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ITC, दिखने लगा। अच्छा, तो साहिल को लगा कि सब ठीक है, क्रेडिट दिख रहा है, तो मतलब टैक्स पहुंच गया होगा। बिल्कुल। लेकिन GSTR-3B भरना मतलब असल में सरकार के पास जाके टैक्स जमा करना। और उसने वो नहीं किया। उसने वहां जाकर अपना GSTR-3B रिटर्न निल यानी शून्य भर दिया। सरकार को बताया कि मेरी कोई टैक्स देनदारी नहीं है, सब जीरो है। अरे वाह, ये तो वैसा ही है जैसे किसी को चेक दे देना पर बैंक अकाउंट में पैसे ही ना रखना। चेक तो दिख रहा है पर वो किसी काम का नहीं। आपने बिल्कुल सही एनालॉग दी। और जब टैक्स विभाग ने देखा कि खजाने में पैसा तो आया नहीं, तो उन्होंने उस धोखेबाज सप्लायर के पीछे जाने के बजाय आसान रास्ता चुना। और वो था खरीदार को पकड़ना। हाँ, उन्होंने साहिल एंटरप्राइजेस को नोटिस भेज दिया और कहा कि चूंकि आपके सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया, इसलिए आपको वो 11.5 करोड़ का ITC नहीं मिलेगा। वो पैसा अब आप हमें दीजिए। ब्याज और जुर्माने के साथ? जी, ब्याज और जुर्माने के साथ। ये तो हद है। तो जाहिर है साहिल एंटरप्राइजेज ने इस मांग को चुनौती दी होगी। उन्होंने सिर्फ मांग को ही चुनौती नहीं दी, वो सीधे इस समस्या की जड़ तक पहुंच गए। उन्होंने GST एक्ट के उसी सेक्शन 16(2)(c की संवैधानिक वैधता को ही चैलेंज कर दिया। अच्छा, तो ये सेक्शन 16(2)(c आखिर कहता क्या है? इसमें ऐसा क्या लिखा है जो इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है? ये धारा एक शर्त लगाती है, बहुत सीधी सी शर्त। ये कहती है कि एक खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर से लिया गया टैक्स वास्तव में सरकार को चुका दिया गया हो। एक मिनट, वास्तव में चुका दिया गया हो? हाँ। मतलब अगर सप्लायर ने टैक्स सरकार को नहीं दिया तो खरीदार को क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले ही खरीदार ने अपनी जेब से सप्लायर को पूरा टैक्स दे दिया हो। बिल्कुल यही मतलब है। इंतजार कीजिए, मतलब कानून ये उम्मीद कर रहा है कि मैं एक खरीदार के तौर पर ये पक्का करूं कि मेरा सप्लायर ईमानदार है और सरकार को टैक्स चुका रहा है,
मैं ये कैसे कर सकती हूँ? कैसे कर सकते हैं, यही तो सवाल है। क्या मैं उसके अकाउंट्स चेक करने जाऊंगी या उसके पीछे कोई जासूस लगा दूंगी? ये तो एक असंभव शर्त लगती है। यही साहिल एंटरप्राइजेस का पहला और सबसे मजबूत तर्क था। उन्होंने कहा कि एक खरीदार के पास ये जानने या पक्का करने का कोई तरीका ही नहीं है कि उसका सप्लायर टैक्स जमा कर रहा है या नहीं। जीएसटी पोर्टल पर भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये वेरीफाई किया जा सके। तो आप एक ऐसी शर्त लगा रहे हैं जिसे पूरा करना किसी की बस में ही नहीं है। सही बात है। और उनके दूसरे तर्क क्या थे? उनका दूसरा तर्क सीधा इंसाफ के सिद्धांत से जुड़ा था। किसी और की, मतलब सप्लायर की गलती या धोखाधड़ी के लिए आप खरीदार को सजा कैसे दे सकते हैं? ये तो अन्याय है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे हमारे दो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। बराबरी का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 और आजादी से अपना व्यापार करने का अधिकार यानी अनुच्छेद 19(1)(g। और तीसरा तर्क शायद दोहरे टैक्स को लेकर था। जी, तीसरा तर्क था दोहरे कराधान का, डबल टैक्सेशन। खरीदार पहले ही सप्लायर को टैक्स दे चुका है। अब अगर विभाग उससे फिर से वही टैक्स मांगता है तो ये तो एक ही लेन देन पर दो बार टैक्स वसूलने जैसा है। जो कानून के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ है। बिल्कुल। तो साहिल एंटरप्राइजेज ने बहुत मजबूत केस बनाया है। शर्त नामुमकिन है, सजा किसी और की गलती की मिल रही है और टैक्स भी डबल लग रहा है। अब गेंद अदालत के पाले में थी। हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल था कि अदालत क्या करेगी। और कोर्ट ने भी माना कि याचिकाकर्ता के तर्कों में बहुत दम है। अच्छा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह कानून एक प्रामाणिक, मतलब बोनाफाइड खरीदार पर एक बहुत भारी बोझ डालता है और यह उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की बात है। तो क्या अदालत ने इस कानून को सेक्शन 16(2)(c) को रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया? नहीं, और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अदालत ने कानून को रद्द नहीं किया, जो एक बहुत बड़ा कदम होता। तो फिर क्या किया? इसके बजाय उन्होंने एक तरह का, आप कह सकते हैं, न्यायिक सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसे कानूनी भाषा में रीडिंग डाउन कहते हैं। रीडिंग डाउन? ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अदालत ने कहा कि सेक्शन 16(2)(c) अपनी जगह पर बना रहेगा, ये वैध है, लेकिन हम इसे आंख बंद करके हर मामले में लागू नहीं करेंगे। मतलब ये धारा सिर्फ उन मामलों में लागू होगी जहां खरीदार और सप्लायर के बीच कोई मिलीभगत हो, कोई कल्यूजन हो या लेनदेन ही धोखाधड़ी के इरादे से किया गया हो। अच्छा। लेकिन अगर खरीदार ने पूरी ईमानदारी से और सभी दस्तावेजों के साथ लेनदेन किया है तो उसे सप्लायर की धोखाधड़ी के लिए सजा नहीं दी जा सकती, उसका आईटीसी नहीं रोका जा सकता। वाह! तो मतलब कानून वही है, लेकिन अदालत ने उसकी परिभाषा बदल दी। उसे एक भौथरे हथियार से एक सटीक हथियार बना दिया, जो सिर्फ दोषियों पर चलेगा, निर्दोषों पर नहीं। बिल्कुल, ये कानून की आत्मा को बचाते हुए उसे न्यायसंगत बनाने का एक तरीका है। ये तो बहुत ही समझदारी भरा नजरिया है। पर क्या इस तरह का मामला पहले भी किसी और अदालत में आया था? क्योंकि ये समस्या तो पूरे देश के व्यापारियों को परेशान कर रही होगी। हाँ, और ये इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने अपने फैसले को मजबूती देने के लिए दूसरे अदालती फैसलों का सहारा लिया। कौन से फैसले? उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक पुराने और बहुत चर्चित फैसले क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग का हवाला दिया। उस मामले में भी एक मिलते जुलते वैट कानून पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यही रीडिंग डाउन का सिद्धांत अपनाया था। और सबसे मजेदार बात यह है कि उस क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक हाई कोर्ट का मत नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रूव किया हुआ एक कानूनी सिद्धांत बन गया था। अच्छा, इसके अलावा गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी जीएसटी कानून के इसी सेक्शन पर यही नजरिया अपनाया था। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट एक मजबूत न्यायिक परंपरा का पालन कर रहा था। लेकिन मुझे यकीन है कि कहानी इतनी सीधी नहीं होगी। क्या सभी हाई कोर्ट्स का यही मानना है? आप सही हैं, इस पर मतभेद है। फैसले में यह भी बताया गया है कि केरल, पटना, मद्रास और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ दूसरे हाई कोर्ट्स ने इस कानून को बिना रीडिंग डाउन किए जैसा है वैसा ही वैध ठहराया है। अच्छा, उनका तर्क क्या था? वो इस शर्त को सही क्यों मान रहे थे? उनका तर्क टैक्स सिस्टम के नजरिए से था। वो कहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक रियायत है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये सरकार की दी हुई एक सुविधा है और सरकार इसे शर्तों के साथ दे सकती है।
अगर संसद ने ये शर्त रखी है कि क्रेडिट तभी मिलेगा जब सरकार के खजाने में टैक्स आया हो, तो ये शर्त माननी होगी। रुकिए, लेकिन सरकार का ये तर्क भी तो अपनी जगह मजबूत लगता है। वो कहेंगे अगर हमारे खजाने में टैक्स आया ही नहीं तो हम क्रेडिट कहाँ से दें? सही बात है। टैक्स की चेन वहीं टूट गई जहां आपके सप्लायर ने धोखाधड़ी की। इस तर्क को काटना तो बहुत मुश्किल होगा, है ना? ये बहुत ही मजबूत तर्क है और इसी वजह से कई अदालतें सरकार के पक्ष में खड़ी दिखीं। लेकिन त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस तर्क को 2 आधारों पर नहीं माना। क्या थे वो आधार? पहली बात, उन्होंने कहा कि कानून को सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी काम करना चाहिए। जिन हाईकोर्ट्स ने कानून को वैध ठहराया, उन्होंने इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया कि खरीदार के लिए ये पता लगाना प्रैक्टिकली असंभव है। एक असंभव शर्त लगाना ही अन्याय है। हाँ, और दूसरा और सबसे निर्णायक आधार था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग वाला? जी, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि उन दूसरे हाईकोर्ट्स के फैसलों में उस केस पर विचार ही नहीं किया गया था, और जब देश की सर्वोच्च अदालत किसी सिद्धांत पर अपनी मोहर लगा चुकी हो तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही है। अदालत ने यह भी जोड़ा कि आईटीसी का मूल उद्देश्य ही दोहरे करादान को रोकना है और एक ईमानदार करदाता को सजा देना इस उद्देश्य की जड़ पर ही हमला करने जैसा है। तो इस सारी कानूनी जिरह के बाद साहिल एंटरप्राइजेज के लिए आखिर में फैसला क्या रहा? अदालत ने साहिल एंटरप्राइजेस की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। फैसले के मुख्य बिंदु बहुत साफ थे। क्या थे? पहला, सेक्शन 16(2)(c) को असंवैधानिक नहीं ठहराया गया। कानून अपनी जगह पर वैध है, यानी कानून को रद्द नहीं किया। नहीं। लेकिन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसे रीड डाउन कर दिया गया, यानी इसे सिर्फ मिली भगत या धोखाधड़ी के मामलों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ईमानदार लेन-देन पर नहीं? बोनाफाइड लेन-देन पर नहीं। और इसका साहिल एंटरप्राइजेज की उस 1.11 करोड़ रुपए पर क्या असर हुआ? वही तीसरा और चौथा बिंदु था। अदालत ने साहिल एंटरप्राइजेस के खिलाफ जारी उस 1.11 करोड़ की मांग के आदेश को रद्द कर दिया। बहुत बड़ी राहत। और विभाग को निर्देश दिया कि वे साहिल एंटरप्राइजेस को तुरंत आईटीसी का लाभ दें। ये याचिकाकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। फैसले में एक और दिलचस्प बात थी। विभाग ने खुद साहिल एंटरप्राइजेस पर धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया था, है ना? बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है जिसने याचिकाकर्ता के केस को और मजबूत किया। कैसे? विभाग ने जो नोटिस जारी किया था वो जीएसटी कानून के सेक्शन 73 के तहत था, जो सामान्य टैक्स चोरी या अनजाने में हुई गलती के लिए होता है। अच्छा। उन्होंने सेक्शन 74 का इस्तेमाल नहीं किया, जो धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने जैसे गंभीर मामलों के लिए है। तो इसका मतलब है कि टैक्स विभाग भी कहीं ना कहीं ये मान रहा था कि खरीदार यानी साहिल एंटरप्राइज एक ईमानदार पार्टी है। हाँ, वो खुद भी नहीं कह रहे थे कि साहिल ने कोई फ्रॉड किया है। इस बात ने तो अदालत के लिए फैसला लेना और आसान कर दिया होगा। बिल्कुल। इस बात ने अदालत के सामने ये साबित कर दिया कि ये एक ऐसा मामला है जहां एक ईमानदार खरीदार को एक धोखेबाज सप्लायर की वजह से सजा दी जा रही है। इसने रीडिंग डाउन के फैसले को और भी ज्यादा तार्किक बना दिया। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि त्रिपुरा हाईकोर्ट का ये फैसला उन लाखों ईमानदार व्यापारियों और करदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत, जो हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं उनके सप्लायर की धोखाधड़ी का खामियाजा उन्हें न भुगतना पड़े। ये फैसला कानून की सख्ती और न्याय की भावना के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब कानून की शाब्दिक व्याख्या से अन्याय होने की आशंका हो तो न्यायपालिका कैसे हस्तक्षेप करके उसे व्यावहारिक और न्यायसंगत बना सकती है। ये एक तरह से सिस्टम में भरोसा भी जगाता है। हाँ, लेकिन जैसा हमने देखा, अलग अलग हाईकोर्ट्स के अलग अलग विचार हैं, तो एक व्यापारी आज भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकता। ये अनिश्चितता तो बनी हुई है। उसे नहीं पता कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो उसके राज्य का हाईकोर्ट क्या फैसला देगा। सही बात है। ये फैसला एक मजबूत नज़ीर जरूर है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर जीएसटी के इस सेक्शन पर एक अंतिम फैसला नहीं दे देता या फिर संसद खुद कानून नहीं बदल देती, हाँ, तब तक ये तलवार लटकती रहेगी। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जी, सोचने वाली बात यह है, क्या ये अदालतों का काम है कि वो बार बार कानून की खामियों को अपनी व्याख्या से ठीक करें, या क्या ये संसद की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद आगे आकर इस कानून में संशोधन करें और एक ईमानदार खरीदार और धोखाधड़ी वाले लेन-देन के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचें। बिल्कुल। एक साफ कानून व्यापारियों को इस कानूनी लड़ाई के खर्च और तनाव से बचा सकता है और उन्हें हर बार न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।